नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। जरा सोचिए, आज से 1500 साल पहले याथरीब, जिसे कि आज मदीना कहा जाता है, उस समय मुहम्मद के जन्म स्थान पर क्या कोई कुरान के बारे में जानता था? आपका उत्तर होगा नहीं। खुद मुहम्मद भी अपने बचपन में कुरान के बारे में नहीं जानते थे और न ही पूरी दुनिया में कोई कुरान के बारे में जानता था। लेकिन आज की डेट में जितने भी मौलाना मुफ्ती हैं, ये सभी एक सुर में मुस्लिमों को गाल बजाते हुए गाते हैं कि इस्लाम तो आदम हव्वा के समय से है, सृष्टि की शुरुआत से है। आप समझ जाइए कितना बड़ा षड्यंत्र ये मुस्लिमों के साथ खेलते हैं। कारण 1500 सालों का अंतर। लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते 1500 साल पहले की बात। यही हाल हुआ है भारत में भी। धूर्तों ने, षड्यंत्रकारियों ने यह प्रचारित कर दिया कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, यह सृष्टि के शुरू से ही है, और ज्यादातर लोग इनकी बातों में फंस गए। इनने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि जो संस्कृत आज बिना देवनागरी लिपि के सही से लिखी ही नहीं जा सकती, तो जब देवनागरी लिपि 1000 वर्ष पूर्व नहीं पाई जाती थी, तब यह कैसे लिखी गई होगी। वो 1000 साल पहले की सिचुएशन को इमेजिन ही नहीं कर पाते और इस षड्यंत्र में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और धैर्य से सभी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही वह घालमेल है जिसे सरकार भी आपको बताना नहीं चाहती, चाहे जिसकी सरकार आ जाए। क्योंकि इस षड्यंत्र को आप लिपि और भाषा के माध्यम से समझ गए तो आप मनुवाद की गिरेबान पकड़ लेंगे। जिस तरह से विकासवाद, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज का कंसेप्ट से ही हम लोग जीव उत्पत्ति का वैज्ञानिक नजरिया समझ पाए हैं, ठीक उसी तरह से भाषा और लिपि का भी क्रमिक विकास हुआ है। भाषा हम उसे कहते हैं जिसे हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। बोली उसे कहते हैं जिससे हम सिर्फ एक दूसरे से या लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन उसे हम लिख नहीं सकते। और लिपि उसे कहते हैं जिसमें भाषा को शब्दों के माध्यम से, वर्णमाला और स्वर के माध्यम से लिखकर रिप्रेजेंट कर सकें। अगर आप भाषा और लिपि के विकास क्रम को समझ गए तो सारा घालमेल आप पकड़ लेंगे। सबसे पहले पाषाण काल में हमें प्रमाण मिले मानवों के, जिसमें संभवतः वह इशारों से और धीरे धीरे बोली के रूप में बोलियां विकसित कर पाए। फिर इसके बाद कई सारी सभ्यताएं आई जहां वो बोलने के साथ साथ लिखना भी शुरू कर चुके थे, जिसका एक प्रमाण मिला सिंधु घाटी सभ्यता में, आज से 4500 साल वर्ष पूर्व। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वहां पे जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण से लोग यह डिसाइड नहीं कर पाए कि वह क्या लिखा हुआ है। हालांकि लिपि क्रम के विकास के कारण बहुत सी ऐसी लिपियां हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ी बहुत मैच करती है, जिसमें से धम्म लिपि भी है और गौंड लिपि भी है। लेकिन अभी तक इन्हें ग्लोबल स्वीकृति नहीं मिल पाई है, क्योंकि इन लिपियों के भी माध्यम से उसे नहीं पढ़ा जा सका है। फिर इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिपियों को अच्छी तरह से पढ़ लिया गया और उससे पता चला कि पूरा का पूरा ऐतिहासिक काल ही सम्यक संस्कृति से सरोबार था, जिसमें सबसे ज्यादा जो शिलालेख मिले वो सम्राट अशोक के शिलालेख मिले। बुद्ध के समकालीन पसेनजीत हैं, उनके नाम का भी शिलालेख मिला है, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में पाया गया है, और वह भी धम्म लिपि में लिखा हुआ है। सम्राट अशोक के भी सारे शिलालेख धम्म लिपि में ही लिखे गए हैं, और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर संस्कृत सबसे ज्यादा पुरानी होती तो जहाँ से पठनीय या शिलालेखों के प्रमाण मिलने शुरू हुए, वहाँ सबसे पहले संस्कृत के शिलालेख मिलने चाहिए थे, उसकी लिपि मिलनी चाहिए थी। आपको यहाँ पे एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि लिपि का विकास ही भाषा के लिए होता है। जिस भी देश में जब बोलियां भाषा के रूप में कन्वर्ट होती है, तो सबसे पहले लोग अपनी बातों को लिखने के लिए लिपि की डिजाइन करते हैं। तो सम्राट अशोक के समय में, जिसे ये लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, जिसे वो धम्म लिपि लिखवा कर गए हैं, ये विकसित हुई थी। उनके आगे पीछे भी यह लिपि पाई गई। ये विकास क्रम था। ठीक उसी तरह से संस्कृत की जो लिपि है देवनागरी
देवनागरी लिपि यह 9वीं सदी के बाद ही पाई गई, उसका भी विकास हुआ, जिसका हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये जो दावा है कि संस्कृत काफी पुरानी है, यह बिल्कुल ही तर्कहीन, कमजोर और फेक न्यूज है, जिसकी घालमेल को अच्छी तरह से पहचानने की जरूरत है। और अब जितने भी अपने इतिहासकार हैं वो सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से बेनकाब कर भी रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ही अच्छी किताब है भ्रम का पुलिंदा, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको रत्ती भर भी संदेह नहीं रह जाएगा कि भाषा का विकास कैसे हुआ और कौन सी पुरानी भाषा है, कहाँ पे वो प्रश्न खड़े करते हैं और कहाँ पे आप उनको तर्कहीन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो धूर्त हैं, जो ब्रह्मवंशियों की औलादे हैं, इनने जानबूझकर बहुत सारे प्रोपेगेंडे खड़े किए। इनने जो पाली इंस्क्रिप्शन थी, जो धम्म लिपि में लिखवाई गई थी, उसको भी इनने जानबूझकर संस्कृत का शिलालेख बताकर प्रचारित कर रखा है। उदाहरण के तौर पर 2री सदी का जूनागढ़ का अभिलेख है, उसको भी इन लोगों ने संस्कृत का इंस्क्रिप्शन प्रचारित कर रखा है और उसे ही पूर्ण रूप से संस्कृत का प्रथम अभिलेख बताते हैं भारत का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही धूर्त हैं, बहुत से लोग इस पर भ्रमित हुए। बहुत से अंग्रेज भी जब भारत का इतिहास उकेर रहे थे, तब उन्हें जो धम्म लिपि में लिखी हुई अभिलेख मिलती थी, उसको ब्राह्मणवादी तो पढ़ ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनका धम्म लिपि से कुछ लेना देना ही नहीं था। लेकिन उनने उसका नाम जरूर ब्राह्मी लिपि लिखवा लिया। जब अंग्रेज उसको पढ़ लिए तो उनके शब्दों की व्याख्या करनी थी, तो उस समय न तो पाली की शब्दावली थी भारत में, न ही बौद्ध उस समय वर्चस्व में थे या बहुसंख्यक में थे या अल्पसंख्यक में थे, बेसिकली वो नगण्य ही थे। तो इसलिए अंग्रेजों ने धम्म लिपि के शिलालेखों की भी व्याख्या ब्राह्मणवादी शब्दावली से कर दी, जिसके कारण से बहुत सारी गलतफहमियां लोगों में आ गई। उदाहरण के तौर पे सम्राट अशोक ने अपने को लिखवाया देवान पिय पियदसी और जेम्स प्रिंसेप ने उसका अनुवाद किया बिलव्ड ऑफ गॉड। अब उन्हें ये तक नहीं पता था कि बौद्ध मार्ग में गॉड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, और आज भी आप देखेंगे तो हर जगह उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में बिलव्ड ऑफ गॉड ही मिलेगा। तो इसी से आप समझ जाइए, किसी अंग्रेज से या कोई पहले से कुछ लिख कर चला गया है, उसी पर आंख मूंद कर भरोसा करते नहीं रहना है, बल्कि जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, जो अब धम्म के जानकार सामने आ रहे हैं, नए इतिहासकार जो सामने आ रहे हैं, उन सभी के रिसर्च, उन सभी की किताबों को पढ़ना बेहद ही जरूरी है। ब्राह्मणवादी हमेशा ही आपको इस बात का उदाहरण देंगे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये लिखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड में ये लिखा हुआ है। उनसे एक सिंपल सा सवाल है कि जो ग्रिफ्थ ने वेद का भाष्य किया था, जो मैक्समूलर ने वेद का भाष्य किया था, मैक्समूलर तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था ना, तो क्यों ना उसके वेद भाष्य को मान लिया जाए। तो यहाँ पे ये नाक भौं सिकोड़ते हुए भाग निकलते हैं और आपको ज्ञान देंगे कि विदेशियों ने ये कहा, विदेशियों ने वो कहा। अब आइए इसको पूरी अच्छी तरह से ही देख लेते हैं कि क्या है जूनागढ़ के अभिलेख की कहानी, क्यों इस पे विवाद बना हुआ है। सबसे पहले तो आप जूनागढ़ के अभिलेख पे जो लिखा है उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे जो सरोवर है उसके मरम्मत की बात लिखी हुई है, और ये सरोवर मौर्य साम्राज्य ने बनवाया था। जिन शासकों ने यह अभिलेख लिखवाया है वो विदेशी थे और उनको शक कहा जाता था, और ये भारत में आकर बौद्ध मार्ग अपनाकर पूरी तरह से भारत के धम्म संस्कृति में विलीन हो गए थे। जब भी कोई विदेशी आता है तो वह अपनी संस्कृति दूसरों पर थोपता है, अपनी लैंग्वेज भी दूसरों पर थोपता है। लेकिन जब तक धम्म अस्तित्व में थी 8वीं 10वीं सदी तक, तब तक जितने भी विदेशी भारत में आए वो भारत की ही संस्कृति में विलीन हो गए, चाहे वो शक थे, कुषाण थे, पल्लव थे या फिर हूण थे। अंग्रेजों और मुगलों के समय में धम्म भारत से खत्म हो चुका था, इसीलिए उन लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज भारत में थोप दी थी। मुगलों ने एक नई भाषा उर्दू को ही जन्म दे दिया, तो वहीं अंग्रेजों ने इंग्लिश को थोप दिया। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख में ये हुआ कि यहाँ के शासक पूरी तरह से भारत की संस्कृति में विलीन हो गए, इसीलिए जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो यहीं की भाषा पाली लिपि में ही रहा, लेकिन उसमें शक शासकों के एक दो शब्दों का प्रभाव आ गया। वही एक दो शब्द को देखकर इन धूर्तों ने पूरे के पूरे पाली के अभिलेख को ही संस्कृत का अभिलेख प्रचारित कर दिया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अभिलेख लिखवाया बौद्धिस्ट शासकों ने, जो अभिलेख
लिखवाएं वह उसमें एक दो शब्द अलग इसलिए आ गए क्योंकि वो विदेशी थे। लिखवाया भी उनने धम्म लिपि में, और बता कौन रहा है उसे संस्कृत? मनुवादी। अपने बाप वहाँ पे कौन खोज रहा है? ब्राह्मणवादी। अब क्या कहिएगा उसको? आप विदेशी कहिएगा या शकों की औलाद कहिएगा? कितना बड़ा घालमेल है। और अभी तक ये जितने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और आजकल तो विकिपीडिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र पहुंच जा रहे हैं इतिहास का ज्ञान देने कि देखो विकिपीडिया में लिखा हुआ है जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत का अभिलेख है। तो मैं फिर से एक बार सलाह देना चाहूंगा कि ये जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी है वहां से ज्ञान लेने की बजाय सही स्रोत से ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए। कौन क्या लिख के गया है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि उसके पीछे तर्क कितना है, उसके पीछे सत्यता कितनी है, उसके पीछे भाषा और लिपि की सत्यता कितनी है। अब मैं इतनी हल्की बात कह के यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। आइए मैं इस जूनागढ़ अभिलेख पे थोड़ी और डिटेल में घुसता हूँ। अगर लोगों ने इतना विवाद खड़ा कर रखा है तो इस पे विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। सवाल यह है कि धम्म लिपि में जब जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है तो क्या धम्म लिपि में संस्कृत लिखा जा सकता है? उत्तर है नहीं। संस्कृत की जो लिखावट है वह देवनागरी लिपि में ही सुटेबल है। अगर आप उसे धम्म लिपि में लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, आप संस्कृत ही नहीं लिख सकते हैं। आप लिख कर देख लीजिए, संस्कृत का जो क्री शब्द है वह धम्म लिपि में लिखा ही नहीं जा सकता। तो जब भाषा का नाम ही धम्म लिपि में नहीं लिखा जा सकता, पूरी की पूरी भाषा की शब्दावली कैसे लिखी जाएगी? ग्रंथ, श्लोक और मंत्र रचना तो बहुत दूर की कड़ी हो गई। कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। जब आप इस तरह के क्रिटिकल प्रश्न उठाना शुरू कर देंगे, उसी दिन संस्कृत के नाम पर जो ये घालमेल फैलाई गई है वो अपना दम तोड़ने लगेगा। अगर अब भी किसी को शक है तो मेरा सीधा सा चैलेंज है कि आप कृष्ण, विक्रमादित्य, धर्म, प्रिय, समुद्र, लक्ष्मी, ओम, भूर्भुवः, त्र्यंबकम, पुष्टिवर्धनम, यज्ञ, ऋषि, ऋग्वेद, साम इत्यादि धम्म लिपि में लिखकर दिखला दें। अगर आप विशेषज्ञ नहीं हैं तो जो भी विशेषज्ञ है उससे लिखवा कर दिखवा दें, या कोई मनुवादी या कोई ब्राह्मणवादी है उसकी भी भरपूर मदद लीजिए और लिख कर दिखवाइए। और जब अगर वो नहीं लिख पाएगा धम्म लिपि में, तब आप इसी से समझ लीजिए कि इसी धम्म लिपि में जूनागढ़ अभिलेख है, गुप्त वंशों का अभिलेख है, तो कैसे वो संस्कृत लिखे होंगे? जब ये छोटे छोटे शब्द आप नहीं लिख पा रहे हैं, कैसे वो रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद की जो बातें ये करते हैं कि लिख दिया गया था ईसा पूर्व में, कैसे लिखे होंगे बिना लिपि के? यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, प्रचारित करते रहते हैं कि हम सनातन धर्म का पालन करते थे। तो इस धर्म शब्द को भी 10वीं सदी से पहले धम्म लिखा जाता था। तो वो सनातन धर्म को नहीं, 10वीं सदी से पहले सनातन धम्म का पालन करते थे। ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जिन लोगों के पास ये जवाब नहीं है कि आज वो हिंदू कहते हैं जो फारसी गाली है, तो 10वीं सदी पहले उनका क्या धर्म था? तो उनका धर्म नहीं, यही धम्म था। ये धम्म लिपि में वो खुद को सनातन धम्म ही लिखते थे। अगर विश्वास नहीं है तो किसी जानकार से जाकर ये जिस धम्म लिपि में गुप्त वंश का और जूनागढ़ अभिलेख दिखवा रहे हैं उसी में धर्म लिखवा के खुद चेक कर लें कि धर्म था या धम्म था। अब कुछ और प्रमाण देखिए। विक्रमादित्य को ये खूब प्रचारित करते हैं कि ये तो हिंदू राजा था। गुप्त वंश के भी राजाओं को, जैसे समुद्रगुप्त है, इनको भी खूब प्रचारित किया हिंदू राजा के नाम पे। लेकिन सवाल ये है कि आप जो नाम सुनते हो विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, क्या इन लोगों का नाम यही था? उन लोगों के जो अभिलेख मिले हैं उन पर उन लोगों ने अपना नाम क्या लिखवाया है? तो जब आप देखते हैं उनके अभिलेख तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। विक्रमादित्य ने खुद का नाम लिखवाया था वेकमादत्त, जो कि धम्म लिपि में पाली भाषा में है, और समुद्रगुप्त ने अपना नाम लिखाया था चंद्रगुप्त। अब आप इसी से समझ जाइए कि इन ब्राह्मणवादियों ने विक्रमादित्य और गुप्त वंश के राजाओं को ब्राह्मणवादी बताने के लिए इनका नाम तक बदल के संस्कृत में कर दिया, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त कर दिया। अब यह सवाल उठता है कि कब किया इसने? सीधी सी बात है कि जब ये शब्द धम्म लिपि में लिखे ही नहीं जा सकते हैं और ये शब्द देवनागरी में ही पाए गए हैं, तो देवनागरी लिपि जब 9वीं सदी के बाद आई है तभी उसने ये किया होगा। और वैसे तो इसने किया है कागज के आविष्कार के बाद, कागज पर। आप समझ जाइए कि मनुवाद कब से आपको ब्राह्मणवादी बनाने पर तुला हुआ है। ये तो शुक्र मनाइए कि वेकमादत्त और चंद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन मिल गए, जिससे इनके असली नामों का पता चल गया और इनकी पोल खुल गई। लेकिन यह पोल आप लोगों को न पता चले, इस लिपि विकास क्रम के पाठ्यक्रम को पूरे सिलेबस से ही गायब करवा दिया। अब आप इसी से समझ जाइए, सरकार किसी की भी हो, एजुकेशन में किसका वर्चस्व
वर्चस्व अब तक रहा है? इन लोगों ने आपको क्या पढ़ाया है, क्या दिया है? क्यों आप इतिहास को लेकर इतने कंफ्यूज हैं? इसका कारण आपकी गलती नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था है जो आपको हमेशा भ्रम में रखना चाहती है, कभी आपको आपका इतिहास बताना नहीं चाहती। अब जब लिपि की बात आ ही गई है तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। बौद्ध महाविद्यालय नालंदा की जब खुदाई हुई तो वहाँ पे बहुत सारे सील मिले। गुप्त काल के भी मिट्टी के बने हुए सील मिले, तो वर्धन काल के भी और पाल वंश के भी। जो गुप्त वंश की सील मिली वो धम्म लिपि में लिखी हुई थी और वो थोड़ी घुमावदार हो गई थी मौर्य काल की धम्म लिपि की तुलना में। बेसिकली यह विकास क्रम था। और उसके बाद जब पाल वंश की जो 9वीं सदी की सील मिली, जो कि नालंदा महाविद्यालय के प्रांगण में ही मिली थी, उसकी अगर आप लिपि को ध्यान से देखें तो ये नागरी लिपि है और इसमें लिखा हुआ है श्री नालंदा महाविहार। तो यहाँ से यह पता चला कि 9वीं सदी में धम्म लिपि नागरी लिपि में परिवर्तित हो रही थी और यह परिवर्तन भी सम्यक काल में हुआ था, यानी ये लिपि का भी विकास बौद्ध मार्गियों ने ही किया था। और ये सील भी नालंदा यूनिवर्सिटी की कैंपस में ही खुदाई में मिली। लेकिन इसमें जो महाविहार लिखा है उसमें ह पे आप ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि ह जो आज देवनागरी लिपि में लिखा जाता है वो नहीं है, बल्कि यह धम्म लिपि से विकास का चरण है। यानी कि लिपियों का भी इवोल्यूशन हुआ है और धीरे धीरे विकास करके आगे बढ़ी हैं। जेम्स प्रिंसप जब सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब उनने काफी मेहनत की थी और भारत के जितने भी अभिलेख मिले थे सबका उनने पूरी वर्णमाला और स्वर का विकास क्रम का एक चार्ट बना दिया था। इस चार्ट को आप देख सकते हैं, इसमें पूरा दिखाया गया है कैसे कैसे लिपियां अपने सिंबल्स को बदलते जा रही हैं और इस तरह से आज हम देवनागरी लिपि पर पहुंचे हैं। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि संस्कृत के जो शब्द हैं वो देवनागरी लिपि में ही लिखे जा सकते हैं। आप वीडियो 124 एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल दी है। और धम्म लिपि में वो लिखे ही नहीं जा सकते। तो धम्म लिपि में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो संस्कृत के कतई नहीं है, वो पाली के ही अभिलेख हैं और वही पाली आगे चलकर संस्कारित होकर संस्कृत कही गई है। संस्कृत का मतलब होता है संस्कारित किया हुआ, और संस्कारित करने के लिए पहले से कोई भाषा मौजूद थी, उसी का संस्कार हुआ और वो भाषा पाली थी। तो अब आप एक बात समझ गए होंगे कि पाली भाषा ही सबसे पुरानी है और यह पूरी तरह से फेक न्यूज है, बकवास है, क्रेप है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत बहुत पुरानी है। कोई सबूत ही नहीं है, एक सिंगल लिखा हुआ तक सबूत नहीं है। क्या आज आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा शब्द आप जानते हैं जो आप उसका उच्चारण तो कर सकते हैं लेकिन कोई उसको लिख नहीं सकता? ठीक इसी तरह से जब री, छ, त्र, ज्ञ ये सारे शब्द पहले होते ही नहीं थे तो फिर संस्कृत होने का सवाल क्या था? और अगर ये शब्द होते तो जो बुद्धिजीवी इतने धर्म ग्रंथ उस समय लिख पा रहे थे वो इनके लिए अक्षर भी उसी समय डिजाइन कर लिए होते। बेसिकली ये सारी रचनाएं ही हुई हैं देवनागरी लिपि के विकास के इर्द गिर्द में, तभी इन्हें देवनागरी लिपि में ही लिखा गया। और पाली का विकास जब हुआ तो पाली ने अपने लिए लिपि धम्म लिपि बना ली थी। हर भाषा अपने लिए लिपि इजाद कर लेती है। तो उसी तरह से 9वीं सदी के बाद संस्कृत ने भी अपनी लिपि इजाद कर ली जो कि आज देवनागरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह कंफ्यूजन दूर हो सके कि भाषा और लिपि का विकास क्रम क्या है, पाली और संस्कृत का घालमेल क्या है और कौन सबसे ज्यादा पुरानी है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आगे की वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आऊंगा। धन्यवाद।